चलें जी, तो शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर L5 जो है वो स्टार्ट कर दिया था। कल हम लोगों ने इसका जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसका बना लिया था। हमने नेट लॉस कैलकुलेट कर लिया था 3800 का, ठीक है। और आज हमें उसका देखना है कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बनाएंगे। कल रात को मैंने ये बात क्लैरिफाई कर दी थी इन रिस्पॉन्स टू मोहसिन क्वेश्चन कि आपके पास यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस या इनकम से नहीं है, उनका डुअल इफेक्ट है, डुअल नेचर है उनका। तो अगर ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अगर उनका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है तो दूसरा इम्पैक्ट उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी पड़ सकता है, ठीक है। या तो एक एक्सपेंस के आइटम से दूसरे एक्सपेंस के आइटम में, एक एक्सपेंस के आइटम से एसेट में, राइट, या एक एक्सपेंस के आइटम और लाइबिलिटी में। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। आपको ये देखना है कि आप जो डबल एंट्रीज पास कर रहे हो रेक्टिफिकेशन की, उसके अंदर इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। तो जहां जैसे हम लोगों ने एसओसीआई बना रहे थे तो जहां पे एसओसीआई में इम्पैक्ट पड़ा था हम उधर एसओसीआई को ठीक करते गए, राइट। और अब बारी है किसकी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। अब अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट, तो आपको किस तरह से बनाना होता है। आपके पास सबसे पहले टाइटल आ रहा होता है, बिजनेस का नाम, फिर उसके बाद आता है स्टेटमेंट का टाइटल और एज एट द ईयर एंड डेट, ठीक है। ठीक है जी, तो इसको बनाते हैं फिर। तो अब आपको मैंने ये कहा था कल कि आपने 2 पेजेस छोड़ देने हैं एटलीस्ट, ठीक है। एक पेज पे आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाया, दूसरा पेज आपने पूरा का पूरा छोड़ दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, और फिर आपने तीसरे पेज से वर्किंग स्टार्ट की होगी, ठीक है। जो बड़ी बड़ी वर्किंग जिसके लिए अलग पेज पे वर्किंग करना जरूरी होता है वो आपने तीसरे पेज से शुरू करना है। तो अब दूसरे पेज पर आ जाए आप, जहां पे आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जगह छोड़ी थी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हम लिखते हैं एज एट या एज ऑन ईयर एंड डेट, ठीक है, 30 जून 2012। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। ये बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल यानी कि इक्विटी के बारे में बताता है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो आपका 30 जून 2012 को जो पोजीशन थी, जरूरी नहीं है कि वही पोजीशन आपकी 29 जून को हो, वही पोजीशन आपकी 28 जून को हो, ठीक है। तो आपकी ट्रांजैक्शंस की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन पे डे बाय डे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब हमने बात करनी है साल के आखिरी दिन की पोजीशन की, क्योंकि अब हम जाहिर सी बात है हमें अकाउंटिंग करनी है समराइज तरीके से, हमें इंटरप्रिटेशन करनी है समराइज तरीके से। तो अब हम हर पूरे साल के हर एक दिन की पोजीशन को देखने के बजाय हम साल के आखिरी दिन की पोजीशन को भी देख लें तो हमारे लिए वो डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, ठीक है जी। ये करने के बाद क्वेश्चन पर आ जाए। अब हमें एक एक करके क्या चीजें पिक करनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में देखना है चीजों को। सबसे पहले अगर आपको फॉर्मेट याद हो, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था, सबसे पहले बारी आती है एसेट्स की। और एसेट्स में सबसे पहले हम देखते हैं नॉन करंट एसेट्स को, ठीक है जी। अब जब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो 3 किस्म के मौजूद हैं, ठीक है। देयर आर 3 नॉन करंट एसेट्स दैट आर प्रेजेंट। एक है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा आपके पास था प्लांट एंड मशीनरी, और तीसरा था आपके पास कौन सा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है। जिसमें से लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर ना कोई एडजस्टमेंट थी ना कोई डेप्रिसिएशन थी, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को तो एज इट इज यहां पे लिख दिया। कितना है ये, 35,000, ठीक है जी।
यहाँ तक क्लियर है सबको? लैंड एंड बिल्डिंग में ना कोई एडजस्टमेंट है और ना ही इसकी कोई डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट्स दूसरी हैं प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर में, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक कराते हुए एक्सट्रैक्ट बताए थे कि किस तरह से हम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें टोटल एक्यूमुलेटेड प्रोविजन तो नहीं पता, हमें प्रोविजन का कैरेट डाउन नहीं पता ना, हमें फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन पता है। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी कि यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें ये सारे जितने भी डेप्रिशिएबल आइटम्स हैं ये गिवन है एट नेट बुक वैल्यू, ठीक है। यानी कि इसमें सिंगल अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, इसीलिए हमारे पास प्रोविजन का अक्यूमुलेटेड कैरेट डाउन नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर तो हमारे पास प्रोविजन का अक्यूमुलेटेड कैरेट डाउन अलग से पता होता हमें, हम निकाल सकते होते, तो फिर हमें प्रेजेंट किस तरह से करना था? प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट ऊपर लिखते लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। लगा हुआ है, निकला हुआ है, चलिए जी, आई डिडंट रियलाइज दैट। थैंक यू सो मच जुलेखा, ठीक है जी। यू गेटिंग माई पॉइंट कि अगर आपके पास अलग अलग दी हुई होती, कॉस्ट अलग गिवन होती, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग गिवन होती हर आइटम ऑफ नॉन करंट एसेट की, तो हम क्या करते हैं, हमें उन दोनों को अलग अलग ही प्रेजेंट करना होता। आइडियल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन्होंने हमें दिया हुआ है एवरीथिंग एट रिटन डाउन वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंगल लाइन आइटम में ही सब चीजें लिखनी होंगी। आप आ जाएं पहले प्लांट एंड मशीनरी पे। जब आप प्लांट एंड मशीनरी को देखते हैं, अब आप यहीं पे ब्रैकेट्स के अंदर अपनी छोटी मोटी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। एज पर ट्रायल बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का कितना फिगर आ रहा है? 20,000। और हमें ये एडजस्टमेंट्स पढ़ के याद आया कि हम लोगों ने एक 2,000 की एडजस्टमेंट इसमें नहीं की थी, एक हमने एडिशन की थी मशीनरी की, जिसको हम ले गए थे गलती से किधर? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में, तो हमने यहाँ पे 2,000 को ऐड कर दिया। फिर एसओसीआई बनाते हुए हमने प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट किया था, जो कि कितना निकला था? 2,100, राइट। तो आपने एक ही जगह पे एक ही लाइन में सारा काम कर दिया। आपने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी की एक किस्म की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आ गई 20,000, उसमें 2,000 की प्लांट एंड मशीनरी आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर की थी, और 2,100 से टोटल प्लांट एंड मशीनरी के अंदर डिक्लाइन इन वैल्यू आया। कितनी फिगर आ रही है? तो व्हाट इज द नेटबुक वैल्यू, व्हाट इज द रिटन डाउन वैल्यू, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 30 जून 2012? जल्दी से कैलकुलेट करें। 22,000 माइनस 2,100, 19,900, 19,900। फिर बारी आ जाती है किसकी? प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारे पास अगला नॉन करंट एसेट है फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो आपने कहा कि अब इसकी बारी आ गई। हाँ जी मोहसिन, समझ में आ रहा है? ठीक है, आज जवाद और उस्मान नहीं आए क्लास में। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर की जब बारी आती है तो हम देखते हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज है ट्रायल बैलेंस के अंदर। आपने स्टार्ट किया 10,000 से, फिर आपने कहा कि 10,000 में से 2,000 की एक फिगर थी जो हम यहां से निकाल के ले गए थे प्लांट एंड मशीनरी में। फिर हमने 1,200 का फर्नीचर एंड फिक्सचर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज किया। तो 10,000 माइनस 2,000 8,000, 8,000 माइनस 1,200 यानी के 6,800, ठीक है। तो 6,800 ये आपके पास आ गई नेट बुक वैल्यू किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की। अब आप इन तीनों को टोटल करके टोटल नॉन करंट एसेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई और नॉन करंट एसेट नहीं बचा। क्या आंसर आ रहा है? 35,000 प्लस 19,900 प्लस 6,800। व्हाट्स द आंसर? 61,700
ये आपके पास आ गया टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिर एसेट्स के ही पोर्शन में बारी आती है किसकी, करंट एसेट्स की। और अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि करंट एसेट्स में आपने ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है। वो तो आपको नॉन करंट एसेट में भी करना होता है कि जो आपके पास लैंड वाला एलिमेंट है ना, जो नॉन डेप्रिशिएबल आइटम है लैंड, अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पूरा का पूरा नॉन डेप्रिशिएबल था, आपने उसको सबसे टॉप पे लिखना है, ठीक है। करंट एसेट्स पे आते हैं तो करंट एसेट्स में आपको ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला आइटम आपके पास आएगा इन्वेंट्री का, और कौन सी इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, 30 जून 2012 वाली इन्वेंट्री, जो कि आपको आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस नजर आएगी 64,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, आपने पहले कॉलम में 64,000 लिख लिया। फिर किसकी बारी आएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर आपको याद हो रात को हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल्स की भी एडजस्टमेंट कर ली थी, है ना। वर्किंग 1 था वो मेरे ख्याल से, आपने यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया और आपने अब यहाँ पे, अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो ट्रेड रिसीवेबल्स को ग्रॉस फिगर को यहाँ दिखा के लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे लेस होता हुआ दिखा दें, या एक ही लाइन में उसको नेट ऑफ करके दिखा दें, दैट्स एंटायरली अप टू यू। दोनों आपके प्रेजेंटेशंस चल सकती हैं, ठीक है, दोनों प्रेजेंटेशंस आपकी एक्सेप्टेबल हैं। तो आपने इस तरह से किया था, वर्किंग 1 के अंदर आपने ये दोनों फिगर्स की कैलकुलेशंस की थी, आप यहाँ पे इसको अलग अलग लाइंस में भी नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आपने चेक करना है कैश एंड बैंक। अपेरेंटली अब आपके पास सिर्फ एक और ये करंट एसेट बचा है। अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें थी, ट्रेड रिसीवेबल्स था और कैश एंड बैंक था। अब ये बात आपने याद रखनी है कि कैश एंड बैंक सबसे आखिरी आइटम होगा करंट एसेट्स का, और अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अलग अलग गिवन है तो कैश एट बैंक सेकंड लास्ट होगा और कैश इन हैंड लास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक ही लिखा हुआ है इसको, लेकिन आपने फिर भी चेक करना है कि क्या एडजस्टमेंट्स में हमारे पास कोई और करंट एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा। देख के बताएं जल्दी से। कोई और हमारा करंट एसेट तो नहीं है, ऐसा कोई करंट एसेट जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन ना हो। प्रीपेमेंट, वेरी गुड। इंश्योरेंस आपका प्रीपेड था, बाकी दोनों आपके एक्सपेंसेस अक्रूड थे। एक ही इंश्योरेंस था 1,000 रुपए का जो कि आपका प्रीपेड था, तो उसकी बारी आएगी ट्रेड रिसीवेबल्स के नीचे, ठीक है। तो मोहसिन यहाँ पे आप देख रहे हो 1,000 का हमने एसोसीआई में भी दिखाया माइनस होते हुए, और 1,000 हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, तो डुअल इफेक्ट होगा, ठीक है। हर एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट होना है, या तो एसओसीआई और एसओएफपी में, या दोनों एसओसीआई में, या दोनों एसओएफपी में, ठीक है। तो डुअल इफेक्ट आपका यहाँ पे हो गया कि एक इफेक्ट उसका पड़ रहा था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 1,000 का, और एक इफेक्ट आपका यहाँ पड़ गया। फिर आपने यहाँ पे कैश एंड बैंक की फिगर लिखी, और कोई आइटम नहीं है। अब आपने कहा कैश एंड बैंक फिगर कितनी है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 18,700, ये बिल्कुल ठीक अमाउंट है। आपने 18,700 यहाँ लिखा और करंट एसेट्स को आपने नेट कर दिया जी। 64,000 प्लस 29,000 माइनस 1450 प्लस 1,000 माइनस 18,000 प्लस 18,700 कितना आ रहा है? ट्रिपल 1,250। तो आपके टोटल नॉन करंट एसेट्स थे 61,700 और आपके टोटल करंट एसेट्स थे 1,111। बच्चे यहाँ पे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे इन्होंने हमें सिंगल लाइन आइटम दिया हुआ है, सिंगल आइटम दिया, हमें क्या पता कितना कैश इन हैंड है कितना कैश इन बैंक है। अलग अलग गिवन होता तो करते ना, आप अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते।
तो अब आपके पास टोटल एसेट्स कितने आते हैं 111,250 प्लस 61,700, ठीक है। तो टोटल आपके पास एसेट्स आ गए 172,950। आपने इधर लगा दिया डबल लाइन और आपने कहा कि हमारे पास, इसको आपने टाइटल दे दिया टोटल एसेट्स का, और आपका एक पोर्शन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हो गया कंप्लीट। फिर उसके नीचे से ही आपने हेडिंग डाली दूसरे पार्ट की, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। और इस पोर्शन में सबसे पहले आप टैकल करेंगे किसको, इक्विटी को। और इक्विटी से क्या मुराद है, इक्विटी के अंदर आपके पास होता है कैपिटल। अगर तो नेट प्रॉफिट हुआ होता इस साल तो वो ऐड होता, लेकिन हमारे पास यहां पे क्या हुआ है इस साल, नेट लॉस। और हमने इस साल जो ड्राइंग्स की फिगर है ट्रायल बैलेंस में से और एडजस्टमेंट्स में से, वो भी हमने कैपिटल में से करनी है लेस, ठीक है। तो आपके पास ऑलमोस्ट ऑलवेज यही 3 आइटम्स होंगे। हो सकता है ड्राइंग्स ना हो किसी क्वेश्चन में, लेकिन मैक्सिमम यही चीजें होंगी। तो कैपिटल था आपका 1,80,000, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, आपने आखिरी कॉलम में 1,80,000 लिख दिया। फिर नेट लॉस आपका कहां से निकला, जो आपने कल कैलकुलेशन की थी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 3,800 का नेट लॉस आया था। फिर बारी आती है ड्रॉइंग्स की, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एज पर ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ है, 20,000। जब हम नीचे एडजस्टमेंट्स में आते हैं तो जरा बताएं क्या ड्राइंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स हैं। Item 4, that's it. And item 6 as well, है ना, 6 भी तो है। तो आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 6 में जो है वो अच्छा, जुलेखा आपके पास मीटिंग आईडी आ रही है 7340622269, पुरानी वाली है, आप ये बता दें। अच्छा 734062269, ठीक है, आप ये भेज दें हमको 734062269। चलें, तो आपके पास ये 2 आइटम्स हैं, ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ड्राइंग्स की बात हो रही है। एक तो ये चीज हो गई कि आपने ड्राइंग्स की थी, आपने उसको रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड कर दिया, और दूसरा ये था कि आपका वो प्राइवेट ओनर का प्राइवेट यूज में वो इस्तेमाल हो गया था टेलीफोन, लेकिन उसके चार्जेस आपने टेलीफोन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिए थे, ड्राइंग्स में नहीं किए। तो ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं। एज पर ट्रायल बैलेंस ड्राइंग्स की फिगर कितनी है, 20,000। फिर हमने कहा कि आइटम नंबर 4 की वजह से जब हमने आइटम नंबर 4 को ठीक किया तो 5,000 की हमने ड्राइंग्स को ठीक जगह रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि हमारी ड्राइंग्स अब इंक्रीज हो गई। इसी तरह आइटम नंबर 6 को जब हमने ठीक किया तो उसमें से 3750 की फिगर थी, जो कि अब कहां चली गई, टेलीफोन एक्सपेंस से निकल के ड्राइंग्स में चली जाएगी, ठीक है जी। तो आपके पास टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई फिर 28,750। यहां तक क्लियर है बात। ये आपके पास आ गया इक्विटी, जरा करें टोटल कितना आ रहा है, आपका टोटल इक्विटी कितना है 180 माइनस 3,800 माइनस 28,750 147,450। ये आपके पास आ गया टोटल इक्विटी। इक्विटी का पोर्शन हो गया खत्म। अब नीचे ही हेडिंग देंगे लायबिलिटीज की। इसको डबल लाइन नहीं करना क्योंकि अभी इक्विटी के साथ हमें लायबिलिटीज को भी शो करना और फिर हम उन दोनों को टोटल करेंगे। लायबिलिटीज में जब हम आते हैं तो हमारे पास कोई नॉन करंट लायबिलिटी कोई चीज नहीं नजर आ रही है ना, आइटम कोई नहीं हमें नजर आ रहा, कोई लॉन्ग टर्म लोन मिला हुआ, हमें सारे के सारे आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हो गया,
ये आपके पास है करंट लायबिलिटीज, तो आपने करंट लायबिलिटीज की ही हेडिंग डाली और आपने यहां पे लिख दिया ट्रेड पेएबल्स। अब क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेड पेएबल्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो कितना है 20,000, ठीक है, वो 20,000 है। एडजस्टमेंट्स में एक दफा देखा कि क्या ट्रेड पेएबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, आपने 20,000 को एज इट इज लिख दिया। फिर आप वापस आए एडजस्टमेंट्स में और आपने चेक किया कि क्या कोई ऐसा करंट लायबिलिटी तो नहीं थी जो कि ट्रायल बैलेंस में ना मेंशन हुई हो और यहां पे लिखी हुई हो। पॉइंट नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है वेजेस पेएबल और सैलरीज पेएबल। तो अब दोबारा यहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ, 2,500 और 3,000 को हमने एसओसीआई में भी एडजस्ट किया था और अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी एज आर करंट लायबिलिटीज प्रेजेंट होंगे। अब आपकी मर्जी है, हम यहाँ पे इन दोनों को मिला सकते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस लिखें और हम इन दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि टोटल एक्सपेंसेस अभी तक कितने हैं जो हमने अभी तक पे नहीं किए, तो ये कितने थे 3,000, सॉरी ये आपके पास 3,000 था, सैलरीज का और वेजेस का था 2,500, तो टोटल 5,500 के अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। चाहे तो एक लाइन में दिखा दें, चाहे तो अक्रूड वेजेस अलग और अक्रूड सैलरी अलग। तो जब आप ये काम करते हैं तो आपके पास टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाती हैं 25,500, इक्विटी थी 147,450 और टोटल करंट लायबिलिटीज या टोटल लायबिलिटीज ही 25,500 है। इन दोनों को ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है 172,950। ये अब लग गया यहाँ पे डबल लाइन और आपने चेक कर लिया कि क्या आपके टोटल एसेट्स भी इतने ही थे 172,950। तो आपका लाजमन क्या होना चाहिए, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज शुड इक्वल टोटल एसेट्स, ठीक है। तो आपने कहा गुड हो गया, ये हम दोनों का बैलेंस कर रहा है, दोनों का मैच कर रहा है, इसका मतलब है हमने सारा काम ठीक किया है। सही है जी, यहां तक क्लियर है मोहसिन, जुलेखा, जवाब, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट अ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन और इस तरह से आपको करना होता है। तो हम लोगों ने अब L5 कर लिया, अब हम थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो पर आ जाते हैं। अब जिस तरह मैं इंशाल्लाह इसको भी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। आपके पास ये नजर आ रहा है अगला क्वेश्चन जो है इसमें L6, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इक्वल हो रहा है बच्चे, जुलेखा इक्वल हो रहा है 172,950 और 172,950 इक्वल हो तो गया। आप कहीं पे कैलकुलेशन एरर कर रहे होगे, ठीक है। चलें, अब L6 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। L6 में देखते हैं कि चीजें क्या क्या चीजें हैं। ये जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अब इसके अंदर कैरेज इनवर्ड्स है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल होगा मोहसिन, रात वाला अपलोड हो जाएगा। तो कैरेज इनवर्ड्स है, फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, इससे परेशान ना हो, यहाँ पे हमेशा ओपनिंग कैपिटल ही होगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ही होगा। 5 लाख का कैपिटल है, फिर मोटर वैन आपको नजर आ रहा है, इन्वेंट्री नजर आ रहा है। अगर एट 1 जनवरी ना भी लिखा होता तो अब आपको ये बात पता लग गई है कि ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री होती है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है। फिर बैलेंस एट बैंक है, परचेजेस है, सेल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, रेंट एंड रेट, ये एक्सपेंस है आपका, सैलरीज भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस, मोटर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंस है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे देखें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इन्होंने ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है,
यानी कि 1 जनवरी 2013 का आपको बैलेंस यहाँ पे अब गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब सिर्फ कैरेट डाउन कैलकुलेट करना है और उसका डिफरेंस रिकॉर्ड करना है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में जब हमने देखा हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2013, ट्रायल बैलेंस में बाकी सारी चीजें तो हमें ज्यादातर नजर आ रही हैं 31 दिसंबर की, लेकिन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हमें नजर आ रहा है 1 जनवरी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 31 दिसंबर का क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट नहीं किया हुआ। जब हमने कैरेट डाउन नहीं कैलकुलेट किया हुआ तो हमने इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन को भी एक्सपेंस या इनकम में नहीं लेके गए हुए। यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है, बात समझ आ रही है? यहाँ पे फिर आपको नजर आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मोटर वैन का आपको अलग से नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और हम जरा चेक करते हैं ऊपर, हमें फिर अलग से मोटर वैन नजर आ रही होगी, ये रही। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों इन्होंने आइटम्स हमें अलग अलग दे दिए। अलाउंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दिया हुआ है, मोटर वैन यहाँ पे अलग दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारी कॉस्ट और ये है हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। नहीं 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 मोहसिन, नेटबुक वैल्यू नहीं है। अब इन्होंने हमें मोटर वैन की 2 फिगर्स दे दी हैं, मोटर वैन की एक फिगर अलग 2 लाख और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग मोटर वैन की। तो इसका मतलब हुआ, हाँ माइनस करके, इसका मतलब ये हुआ कि अभी कॉस्ट अलग है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं नीचे, ड्रॉइंग्स है, रिटर्न आउटवर्ड्स है और रिटर्न इनवर्ड्स है। लेकिन जब हम देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर नहीं नजर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर से नहीं कैलकुलेट किया हुआ। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे इन्होंने डेट नहीं लिखी हुई, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेट नहीं लिखी हुई। लेकिन जब हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस देखा तो हम लोगों को नजर आया कि कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब है कि इन्होंने इस साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ही नहीं की। जब इन्होंने इस साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं की तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये साल के पहले दिन का है। ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी वो तो आपने की नहीं, है ना। इसका मतलब हो गया कि ये कैरेट डाउन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन है। तो आपको कैलकुलेट करना होगा कैरेट डाउन, आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा। मैं देखती हूँ आप लोग किस तरह से करते हो उसको। After examination of receivable accounts, it was decided to write off a bad debt of 12,000। तो आपने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया था, आपको अभी वो कह रहा है कि राइट ऑफ करना है। फिर वो कह रहा है मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस इन द अकाउंट फॉर द फॉलोइंग डाउटफुल डेट्स, ₹5,000 फ्रॉम वकार कॉर्पोरेशन एंड ₹3,000 फ्रॉम चीमा ब्रदर्स। तो ये भी अब इसमें स्पेसिफिक अलाउंस वाली भी आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। स्पेशल अलाउंस, मेक अ जनरल अलाउंस ऑफ 5% ऑन द अदर रिसीवेबल्स। तो आपको तो अलाउंस का ब्रॉड डाउन गिवन है, कैरेट डाउन किस तरह से कैलकुलेट करना है, इस तरह से, ठीक है। फिर गुड्स अनसोल्ड एट December 31, 2013 हैड कॉस्ट ₹201,600। क्या मतलब हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक है। गुड्स अनसोल्ड क्या मतलब हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके गुड्स अभी भी अनसोल्ड पड़े हुए हैं, कौन सी डेट पे, आखिरी दिन पे। उनकी कॉस्ट कितनी थी, 201,600। इन्होंने हमें नीचे कहीं पे एनआरवी नहीं दी हुई तो हम कहेंगे कि यही लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होगी, ठीक है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट December 31 अमाउंटेड टू 32,000। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग से क्या मुराद है कि आपने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की थी। तो अगेन ये वही वाली बात हो गई, क्लोजिंग अक्रूवल, ठीक है। तो आपने अब सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करना है, सैलरीज पेबल को क्रेडिट करना है 32,000 से। आपने वहां पे एक्सपेंस को बढ़ाना है और करंट लायबिलिटीज में इस फिगर को लिख देना है। इसमें पीरियोडिक और परपेचुअल में कौन सा होगा बताएं जरा, ट्रायल बैलेंस को देखकर बताएं कौन सा फॉलो हो रहा है। मैंने आपको क्या हिंट दी हुई है,
आपको यहाँ पे परचेजेस का अकाउंट नजर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में परचेजेस का आइटम है, इसका मतलब है परचेजेस का अकाउंट मेंटेन हो रहा है। परचेजेस का अकाउंट कहाँ मेंटेन होता है? पीरियोडिक में। और मैंने आपको ये बात बताई भी है कि बाय डिफॉल्ट दूसरे टॉपिक्स में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है, ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में, बल्कि 100 तकरीबन 99.9% क्वेश्चंस में फाइनल अकाउंट्स के पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ही नजर आएगा और वही नजर आएगा, ठीक है। चलें, एग्जाम में नहीं भूलना बस, ठीक है। कंफ्यूजन देखो, अभी छोटी सी भी कंफ्यूजन आ जाती है और फिर इससे पूरा पेपर आपका खराब हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाए। रेंट फॉर द प्रेमिसेस इज ₹40,000 a year, payable quarterly in arrears, but the installment due on December 31st was not paid until January 15th in the next year. तो दोबारा क्या हो गया? ये रेंट अक्रूड है ना, लेकिन अब उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। मैं देखती हूँ आप लोग किस तरह से करते हो। क्वार्टरली है पेमेंट। आगे आ जाए। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिगर एक्सपेंस से माइनस होगी और करंट एसेट्स में लिख देंगे इसको, है ना, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। फिर वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर ऑन द मोटर वैन एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट से क्या मुराद? आपने ये 2 लाख की फिगर पे सीधा सीधा 20% लगा देना है ना, क्योंकि अब हमने ये बात डिटरमिन कर ली कि मोटर वैन की ऊपर जो फिगर दी हुई है वो कॉस्ट है, नीचे अलग से इन्होंने टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया है ओपनिंग, ठीक है जी। तो आपने अभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। फिर an intimation from the bank that a customer's check for ₹10,000 had been dishonored is still to be entered in the books. अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोविजन के काम करने से पहले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का काम करने से पहले आपको अपने डेटर्स की सारी एडजस्टमेंट पास करनी है। पहले आपको अपने डेटर्स का बिल्कुल परफेक्ट कैरी डाउन कैलकुलेट करना है। तो जरूरी नहीं है कि इन्होंने डेटर्स से रिलेटेड आपको एक ही पॉइंट में चीजें दे दी हो सारी कि राइट ऑफ करना है। यहाँ पे भी एक डिसऑनर्ड चेक की भी एक एंट्री पास करना रहती है, तो आपने पहले इसको भी अकाउंट फॉर किया और फिर आप आए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क है, मैं देखती हूँ आप लोग किस तरह से करते हो। कल फिर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आज आपने कोशिश करना है कि इसको अटेम्प्ट करें, बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैंने आपको बात पहले ही बताई हुई है कि फाइनल अकाउंट इटसेल्फ मुश्किल नहीं है। फाइनल अकाउंट्स में जितना हमने पढ़ा है ना उस सब की एप्लीकेशन है। देयर इज नथिंग न्यू इन फाइनल अकाउंट्स, सिर्फ 1 या 2 चीजों के अलावा। और एटलीस्ट इस सवाल में कोई भी चीज न्यू नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ये है L6, पैक क्वेश्चन बैंक का L6 है और इसका नाम है जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, L6। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको होमवर्क एक एक करके देती रहूंगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ L6 कर लें और अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो एक काम ये करती हूँ, मैं आपको बोनस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इसके अंदर 1-2 सवाल बोनसेस वाले हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक पोर्शन, ओके। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर L12, ठीक है। अब ये पूरा तो हम नहीं कर सकेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल L12 को, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बात है, वो मैंने आपको भी बतानी है। अच्छा, मुझे एक बात ही बताएं कि अगर मैं ये सुबह वाली क्लास के टाइम जो है वो चेंज ही कर दूं फॉर द नेक्स्ट 9 डेज, मतलब 31st तक हमारी क्लासेस कंटिन्यू होनी है। तो सुबह वाली क्लास में मसला ये होता है कि कभी कभार खुला हुआ होता है, नहीं खुला हुआ होता, मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ या असिस्टेंट थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो फिर हम लोग की टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो जाती है, तो हमें 1 घंटे से ज्यादा मिल नहीं सकता। तो अगर मैं ये करूं कि मैं मिस मारिया से पूछ के आपको कंफर्म कर दूंगी मैं ग्रुप के ऊपर, और मैं ऑल टुगेदर अगले 9 दिनों के लिए टाइमिंग भी चेंज कर दूं क्लास की, और वो मैं रख लूं शाम को 7 to 9, या 7 to 9 तो मैंने अब नहीं रखना क्योंकि ईशा की नमाज का होता है, थोड़ा सा उसको पहले कर लेते हैं। हाउ अबाउट 5 to 7? अगर मैं 5 to 7 रख लूं, बीच में नमाज वगैरह का ब्रेक भी दे दूंगी मगरिब का, ठीक है। 5 to 7 या 5 to 7:30 जिस तरह से भी रहता है ईशा की नमाज तक। 8 से ऑनवर्ड्स
8 से ऑनवर्ड जवाब बहुत लेट नहीं हो जाएगा? 8 से 10, मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए ताकि हम तसल्ली से फाइनल अकाउंट के एटलीस्ट 2 सवाल तो करें रोज, और पार्टनरशिप के भी। जी मोहसिन, जुलेखा, आप लोगों का इनपुट। 5 to 7 में लाइट जाती है। अच्छा, बच्चे 4:30 to 6:40। 4:30, अच्छा चले मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों की यहीं से क्लास ले लूं। अच्छा, हाउ अबाउट 3:30 से 4:30 या 5? कोई क्लास होती है आप लोगों की? जवाब, क्लास होती है आपकी? आप कब वापस आते हो फिर? मगरिब पे आते हो? ओहो। अच्छा, जो जवाब कह रहे हैं 8 to 10। हाँ जी, 8 to 10। जुलेखा, इज दैट अ नो और अ नो प्रॉब्लम? एनपी है या नो है? बच्चे 7 to 9 में इश्यू है नमाज का। इशा की नमाज हो जाती है ना बीच में, ठीक है, इशा की नमाज होती है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जमात में सो। तो 7:30 पे यहाँ से 8 बजे तक जमात वगैरह खत्म हो जाती है, तो हम 8 ऑनवर्ड्स जो है वो कर सकते हैं। नमाज ब्रेक रख लें या इस तरह से चलें, कर लेते हैं कि 7 बजे हम शुरू कर लें और 7:30 पे मैं आप लोगों को 7:30 से 8 बजे तक का ब्रेक दे दूं। लेकिन फिर उसमें फायदा नहीं है ना, 15-20 मिनट की क्लास होनी है उससे पहले, या तो फिर हम ऑल टुगेदर 8 बजे ही रखते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। 8 to 10 सही है? हाँ देखिए, अब कुछ लोगों की नमाज थोड़ा डिफरेंट टाइमिंग पे होती है, ठीक है। 8 to 10 सही है? चले, मैं अभी 8 to 10 का मैं इंशाल्लाह 8 to 10 का मैं मिस मारिया से एक दफा कंफर्म कर लूं और फिर मैं आप लोगों को ग्रुप पे ओके करूंगी, तो ही वो टाइम फॉलो होगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, आज तो नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो फिर हम ऑल टुगेदर सुबह वाली जो टाइमिंग्स है ना, सुबह वाली क्लास को हम खत्म कर देंगे और मैं फिर रोज रात को जो है घर से आप लोगों की क्लास इंशाल्लाह ले लिया करूंगी 8 to 10, ठीक है। उसमें फिर ये कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा और हम फिर पार्टनरशिप हो सकता है, आई ट्राई कि आपका जनवरी 31 से पहले ही खत्म हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिस करते रहे, मतलब जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो जनवरी 31 से पहले अगर हमारा मेन लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो भी जाते हैं तो मैं प्रैक्टिस के सेशंस रख लूंगी, आप लोगों से क्वेरीज की डिस्कशन वैसे ही मैंने मुझे रखनी है, वो मैं वैसे भी फरवरी में हम लोग फिक्स कर लेंगे एक दो दिन इस तरह के कि जिसमें हम मिलके ऑनलाइन आके फिर हम आपकी क्वेरीज डिस्कस करें, ठीक है जी। चलें जी, बस मैं इंशाल्लाह मिस मारिया से कंफर्म कर लूं, फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। इधर आ जाए L12 पे, ठीक है। अब L12 में भी वही वाला फॉर्मेट है, आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हारिसन कंपनी का 31 दिसंबर 2014 पे। आपको कैपिटल नजर आ रहा है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, परचेजेस है, डेटर्स, इंटरेस्ट, सैलरीज एंड वेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, रेंट है, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, सारे इस तरह के आइटम्स है, सब आप सबको बारे में आपको पता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों नॉन करंट एसेट्स के अलग अलग गिवन है, इसका मतलब है कि दो अलग फिगर्स आ रही होंगी, वो कॉस्ट की होंगी, राइट। फिर आप अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं, तो अदर इंफॉर्मेशन में बाकी सारे आइटम्स के होते, मतलब उनके साथ साथ एक आइटम ये भी है, द बिजनेस मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। अब ये क्या बात हो गई कि जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका 10% उसका कमीशन होगा। कितनी अजीब सी ट्विस्टेड सी बात है ना कि नेट प्रॉफिट, अगर अब इन्होंने हमें बताया नहीं है, अब अगर आप ऊपर देखोगे ट्रायल बैलेंस में तो बिजनेस मैनेजर का जो कमीशन है ना वो कहीं पे भी नहीं आ रहा, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब उसने हमें जब ये फिगर नहीं दी हुई
तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यू गेटिंग माई पॉइंट? अजीब सी बात कर रहा है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, उसका 10% उसका कमीशन होगा, यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये किस तरह से हम एक आइटम किस तरह से इसका कैलकुलेट करेंगे? तो अगर आपके पास इस तरह से कोई कुछ चीज आ जाए ना कि कमीशन, नहीं इतना आसान नहीं है, आपको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कि इसका क्या मतलब है। कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन से क्या मुराद है? अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। मैं अगर आपको ये कहूं कि सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, मतलब सिर्फ कमीशन के अलावा, वो देखिए वो बात क्या कर रहा है, वो बात ये कर रहा है कि जो बिजनेस मैनेजर को कमीशन मिलना है ना, वो किस चीज का 10% है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। तो हमें तो बिजनेस मैनेजर की कमीशन का अमाउंट पता ही नहीं है रुपीज में, तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे निकाल सकते हैं? यू गेटिंग माई पॉइंट? बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे और वो किस तरह से करेंगे। अब जरा आप इधर आ जाएं। अब मैंने आपको ये बात समझाई भी है कि जहां पे भी आपके पास परसेंटेज इन्वॉल्व हो जाए, यहाँ पे हो रही है ना परसेंटेज इन्वॉल्व, जहां पे भी आपके पास परसेंटेज इन्वॉल्व हो जाए, आपने 100 की टर्म्स में एक छोटी सी एग्जांपल बना लेनी है समझने के लिए। मैं आपको इसका प्रॉपर फॉर्मूला भी लिखवा दूंगी, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि एक सिर्फ बाकी सारे एक्सपेंसेस को आपने माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट में से, सिर्फ एक एक्सपेंस अभी बचा हुआ है, वो कौन सा है? कमीशन का, ठीक है। बिफोर चार्जिंग कमीशन लेस कमीशन एक्सपेंस, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अब आपको ये बात थोड़ी समझ में आएगी। यहां तक क्लियर है? यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का क्या मतलब है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया सिवाय कमीशन के, फिर हमने यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस को माइनस किया और हमारे पास अल्टीमेट नेट प्रॉफिट आ गया ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो कमीशन एक्सपेंस की फिगर है ना, वो होगी 10% ऑफ दिस अमाउंट। तो मुझे एक बात ही बताएं, जब हमें ये फिगर रुपीज में नहीं पता तो हम ये फिगर किस तरह से निकाल सकते हैं? है ना। अब ये थोड़ी सी हो गई ट्विस्टेड सी चीज। इसके अंदर अब आप बनाएंगे 100 की टर्म्स में एक छोटी सी एग्जांपल, और वो क्या होगी, ये जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, तब ये बात पूरी क्लैरिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए क्या होगा। आपको ये पता है कि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि बेस वैल्यू हमारी क्या है? ये है, यानी कि 10% किस पे अप्लाई करना है? इस फिगर के ऊपर। आपने इसको अज्यूम कर लिया 100। याद रखिएगा हमारा इंटेंशन क्या है, हम ये चाह रहे कि हमें कमीशन की रुपीज में फिगर पता लग जाए, है ना। वही तो हमें चाहिए, हमें कमीशन एक्सपेंस की अमाउंट चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कमीशन एक्सपेंस की अमाउंट देने के बजाय हमें ये अजीबोगरीब फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, अब आप इधर आए। आपने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 100 होता है तो फिर कमीशन एक्सपेंस कितना होगा? 10% ऑफ 100, यानी कि कितना? 10। और हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, फिर इस फॉर्मूले से क्या होगा? 100 में से अगर आप 100 में 10 ऐड बैक करें तो आंसर क्या आता है? 110। ठीक है,
अब जब आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो आएगा और आपको चाहिए होगा कमीशन की अमाउंट या बोनस की अमाउंट इन रुपीज, बोनस भी हो सकता है, ठीक है, आपका इंटेंशन है कि आपको चाहिए कमीशन या बोनस इन रुपीज, तो उसका आपने कुछ ये फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू, याद है, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज। ये वाली जो फिगर है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये फिगर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे गिवन एक्सपेंसेस को माइनस कर दें सिवाय कमीशन के, क्योंकि कमीशन अब एक अननोन अमाउंट है, ठीक है। तो आपके पास गिवन अमाउंट क्या होगी? गिवन अमाउंट होगी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो आप क्या करेंगे? आपने ये कैलकुलेट किया, ये हम करेंगे इंशाल्लाह कल, सिर्फ इस फॉर्मूले को लिख लें। डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज कितनी है इस सवाल के अंदर? 110, ठीक है। और अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो उसके अंदर क्या होगा? 100 प्लस कमीशन की परसेंटेज। तो यहां पे कितना हो रहा है? 100 प्लस 10, 110 मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है? रिक्वायर्ड अमाउंट है कमीशन की अमाउंट इन रुपीज, और उसका परसेंटेज क्या है? 10। तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइड बाय कमीशन का परसेंटेज। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर क्वेश्चन के अंदर टर्म ये इस्तेमाल हुई हो कि कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर का टर्म इस्तेमाल हुआ हो तो उसकी वजह से कुछ चीजें ट्विस्टेड सी हो जाती हैं। जी जवाद, मोहसिन, जुलेखा, बात समझ आई? ठीक है। तो आपको ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखवाया किसके लिए? अगर कमीशन डिपेंड करता हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन के ऊपर, ठीक है। अगर तो नेट प्रॉफिट कमीशन डिपेंड करता हो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पे, फिर तो कोई मसला ही नहीं था ना, फिर तो आपको ये वाली फिगर आराम से पता लग सकती थी, इसका आपने 10% निकाल लेना था कमीशन की अमाउंट, तब तो कोई मसला ही नहीं था कि अगर वो इस फिगर पे डिपेंड करता, अगर बेस वैल्यू हमारी होती बिफोर चार्जिंग कमीशन तो ये वाली फिगर तो हम निकाल सकते हैं। मसला ये था कि ये वाली फिगर हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें कमीशन की फिगर ना पता हो इन रुपीज, और वो हमें निकालनी थी, सही है। तो इसको यहीं तक रखते हैं अभी आज। इंशाल्लाह फिर कल से हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम होगा जब हम 8 to 10 क्लास इंशाल्लाह होपफुली रख लेंगे, वैसे कोई होपफुली मसला नहीं आएगा इतना, ठीक है। तो फिर अब आपके पास होमवर्क क्या है? L6 आपने अटेम्प्ट करना है, ये वाला डॉक्यूमेंट मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। L12 को हम इंशाल्लाह देखेंगे कल, और अगर L6 में भी कोई इश्यू आया तो उसको भी हम इंशाल्लाह फिर कल टैकल कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम 2 और दिन लेंगे फाइनल अकाउंट्स पे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम लोगों ने और डिस्कस करना है। K15 का भी मैं अपलोड कर देती हूँ, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे हम और फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे, और कल हम इंशाल्लाह दो और सवाल देखेंगे, ठीक है। और फिर परसों हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स, जो आपके पास पेपर्स में रीसेंट अटेम्प्ट में हम लोगों का जो है वो टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो रीसेंट हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि जी अब हमारा जो एग्जामिनर है वो किस लेवल पे जाके फाइनल अकाउंट्स की टेस्टिंग कर रहा है। तो जरूरत पड़ी तो थर्सडे को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास सिर्फ एक पार्टनरशिप का टॉपिक बचेगा और एक अकाउंटिंग इक्वेशन का बचेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैं पार्टनरशिप के साथ ही 5-5, 10-10 मिनट में करके उसके क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, उसमें कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। पार्टनरशिप में फिर हमारा बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत आसान है और हमारा रीवैल्यूएशन रह जाएगा, और मुझे आपको एक छोटी सी चीज करवानी है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की, ठीक है जी। तो ये हमारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह जाएंगे जो कि इंशाल्लाह बाय 31 जनवरी हमारा कवर हो जाएगा, सही है जी। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। मैं अभी K15 आपका अपलोड कर देती हूँ बच्चे, मेरे पास अभी सॉरी, ताकि हाँ मैं प्रिपरेशन प्लान तो ऐसे
टिप्स मैं नहीं दूंगी, वो तो आपने खुद बनाना है। आपका आपने खुद अपने हिसाब से उसको देखना है कि जी क्या मेरे आपकी रूटीन क्या है और आपका कितना कितना आप घंटे पढ़ सकते हैं, कितना आप पढ़ते हैं दिन में, वो तो आप फिर खुद बनाएंगे। ठीक है, हाँ आइडिया मैं दूंगी। ठीक है, हाँ मुझे टाइम असल में नहीं मिल रहा, मैं इंशाल्लाह चेक करके आज कल मैं आपको बता दूंगी उसको। ठीक है, और डिस्कस भी करेंगे हम इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन का टेस्ट। ठीक है जी, तो बस मैं अभी मुझे 10 मिनट दें, 10 मिनट में मैं ये अपलोड करती हूँ दोनों डॉक्यूमेंट्स, के वाले के सॉल्यूशंस और एल के क्वेश्चंस। ठीक है जी, ओके इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।